जय हिंद बच्चों। थंबनेल देख के आप अगर इस वीडियो पे कुछ समझने के लिए आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पे बिल्कुल सही चीज़ के लिए हैं। इस वीडियो में 12th क्लास का जो चैप्टर सॉलिड स्टेट है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी से फटाफट समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर हमारा है वो है सॉलिड स्टेट, जिसमें सबसे पहले हम जो हेडिंग पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड होते क्या है? तो देखिए है तो वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन फिर भी सॉलिड कहते किसको हैं जरा समझ लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेज रिजिडिटी, अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड जो है वो किसी मैटर की एक ऐसी फॉर्म होते हैं, किसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होते हैं जिसमें कठोरता होती है, एक फिक्स वॉल्यूम होती है और जिनका शेप डिसाइडेड होता है, डेफिनेट होता है, बार बार चेंज होता रहे ऐसा नहीं। ठीक है, तो जरा हम एक नज़र डाल लेते हैं कि सॉलिड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर दिया पे। पहली जो प्रॉपर्टी हमारी दी गई है वो क्या है, शेप। अब ये जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि शेप बार बार चेंज होता रहे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि देखिए ये हमारे पास एक पड़ोस में ही वॉच रखी थी, तो इसी को सॉलिड के एग्जांपल के तौर पे मैंने उठा लिया है। देखिए ये वॉच आपको दिख रही है यहाँ पे, अब ये सॉलिड है और इसका एक शेप भी आपको दिख रहा हो, जो इसको गिटार के शेप में आप एक डिज़ाइन इसकी देख रहे हैं वो इसका शेप है और ये शेप ऐसा ही रहेगा। ये करीब 2-3 साल पुरानी वॉच मेरे यहाँ रखी है, जब लाए थे तब भी शेप ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और ऊपर वाले ने चाहा और ये सुरक्षित रही तो जब भी ये 5, 7, 10 साल तक रखी रहेगी तो इसका शेप ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक सॉलिड है और इसका शेप क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है यहाँ पर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। तो ये जो वॉच थी इसकी जो वॉल्यूम होगी यानी इसके बॉडी का जितना भी इंटरनल ऑक्यूपाइड जो स्पेस है पूरा वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा कि अंदर की जगह पहले कुछ और थी बाद में कुछ और हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो जो वॉल्यूम होती है सॉलिड सब्सटेंस की वो भी बिल्कुल क्या होती है, फिक्स होती है। इंटर पार्टिकल फोर्स, तो देखिए जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर इनको कंस्ट्रक्ट करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल जो हैं एक दूसरे की तरफ एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगा के बॉन्डेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जितना मैक्सिमम हो सकता है क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल पड़ोस में आ जाते हैं, तो इनके बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, और चूंकि इनके अंदर ये थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बहुत हाई फोर्स होता है, तो इतने ज्यादा फोर्स की वजह से पार्टिकल बहुत पास आ जाते हैं, जिससे क्लियर होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, डेंसिटी। अब जब फोर्स आपका स्ट्रांग है, पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, बहुत पास पास आ गए हैं, आपस में बॉन्डेड हो गए हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, डेंसिटी हाई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, तो देखिए किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम डिक्रीज करने की जो फिनोमिनन है दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। यानी आप किसी चीज को जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से वो दब जाए, उसका वॉल्यूम देखिए कम हो जाए। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास वॉच यही है, सॉलिड है और इसका कुछ ना कुछ आपको एक वॉल्यूम कुछ इसका सब दिख रहा होगा। अगर मैं इसको एक्सटर्नल प्रेशर लगा के दबाऊं और दबाने से ये पिचक जाए, इसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए, तो इसको कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे। पर वास्तव में ऐसा है नहीं, मैं इसको अगर प्रेस करूं भी तो प्रेस करने पर भी इस वॉच के अंदर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दब गई है, इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसमें सॉलिड में वो नहीं होती है, नो। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, कंप्रेसिबिलिटी, ये नहीं है। 6 नंबर पे आता है आपका रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी होती है हार्डनेस, बेंडिंग प्रॉपर्टी कैसी है इसकी, कितना कठोर है ये। तो देखिए सॉलिड सब्सटेंस आपको ये दिख रहा है, अब ये बहुत ही कठोर है, हम इसको अगर बेंड करना चाहें तो बेंड भी आसानी से नहीं होगा। हम इसके शेप को अगर
टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, इसको मरोड़ना चाहें कि इसको मरोड़ के लाओ इसका शेप बिगाड़ दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ये रिजिडिटी इनकी कैसी होती है, हाई होती है। कठोरता कैसी होती है, हाई होती है, बेंड नहीं होते इसीलिए। ठीक है, 6 नंबर पे क्या आता है आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनमें नहीं होती है। क्यों? अभी बोला ना कि इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा होता है, बहुत ज़्यादा। पार्टिकल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा। जुड़ते कैसे हैं, बहुत पास। डेंसिटी बहुत ज़्यादा। अब इतना ज़्यादा फोर्स लगा करके स्ट्रांगली बॉन्डेड होकर डेंसिटी को हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल को मूव होने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता। यानी पार्टिकल को जब स्पेस नहीं मिलेगा तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, वो चली फिर नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस में ये जो आपकी वेलोसिटी है ये क्या होती है, जीरो। पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, और जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है तो भैया इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनकी कैसी होती है, जीरो होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो भैया जैसे कि अभी बताया हमने कि जो पार्टिकल होते हैं अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाते हैं पार्टिकल कि उनके बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं इनमें, सॉलिड सब्सटेंस में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है खाली वाला, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस रह जाता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं शेप कैसा है। तो शेप होता है इनका फिक्स्ड। वॉल्यूम कैसी होती है, वॉल्यूम भी होती है इनकी फिक्स्ड। इंटर पार्टिकल फोर्स, कैसा फोर्स होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूती से जुड़ जाते हैं आपस में। डेंसिटी कैसी होती है, तो हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, तो भैया कंप्रेसिबिलिटी इसमें नहीं होती है, आप दबाओगे दबेगा ही नहीं। ठीक है, नो कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी कैसी होती है, कठोरता कैसी है, हाई रिजिडिटी, यानी बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, इजीली जो है इनको बेंड नहीं कर सकते, इनको तोड़ मरोड़ के इनका शेप जो चेंज नहीं कर सकते। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है इनके अंदर, मिनिमम स्पेस कैसा होता है, मिनिमम। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड सब्सटेंस की। और अब जो सॉलिड सब्सटेंस हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हमको अपने आस पड़ोस में दिख रहे हैं, यहाँ पे जिस रूम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे बेंच रखी हैं, बुक्स रखी हैं, अलमारी में दुनिया भर के शोपीस वगैरह रखे हुए हैं, तो सारे के सारे जो सॉलिड सब्सटेंस हैं एक ही तरह के होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होती है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हम सॉलिड सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। तो सॉलिड जो है उसे बनाने वाले जो उसके स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके हैं, वो किस तरह से अरेंज हैं, क्या उनका पैटर्न है, किस ज्योमेट्री में उन्होंने खुद को डिज़ाइन किया हुआ है, इस बेसिस पर हम जो है सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है इन्हें हमने और भी कई नामों से पुकारा है। कौन कौन से नाम है भाई, देख लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि भाई अगर हमने ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री सॉलिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इन्हें ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉलिड की जो असली प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी डिफिनेशन में जितने भी बातों को बताया गया है, उन सारी चीजों को ये फॉलो करता है। ठीक है, जबकि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये सॉलिड की हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जो सॉलिड होता है, जाहिर सी बात है वो हार्ड होगा, उस पर फ्लो होने की प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अमॉर्फस सॉलिड, इसमें एक फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कांच नहीं होता है, पुराने घरों की खिड़कियां जो होती हैं
उन खिड़कियों में जो कांच होता है वो कांच ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग के घरों में अगर कोई पुराने कांच के ग्लास वगैरह हों, जो बहुत पुराने, तुरंत नहीं, पुराने ग्लास, ठीक है, दादा बाबा के ज़माने के जो ग्लास होते हैं, अगर कांच के ग्लास है उसमें आपको ऊपर जो है छूने पे पतला लगेगा और नीचे इसकी जो बॉटम होगी, तली जो होगी, वहाँ पे जाके धीरे धीरे ग्लास बैठता रहता है, सेटल डाउन होता रहता है, पिघलते हुए अंदर ही अंदर। ऊपर से हमें देखने में नहीं पता चलेगा, लेकिन रियल में होता है ऐसा। तो नीचे साइड में जो तली होती है वो मोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो है कांच जो है, ग्लास जो है, वो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ साथ लास्ट में सब एग्जांपल वगैरह को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कांच में बहने का गुण होता है, फ्लो होने का गुण होता है, इसलिए जो कि फ्लो होने की प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं मानी गई है, लेकिन इसमें है, तो इसलिए इसको जो हम लोग स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। स्यूडो सॉलिड कहने का रीज़न क्या है कि सारी जो प्रॉपर्टी सॉलिड की होती हैं डेफिनेशन में बताई गई हैं, उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी फिक्स नहीं होते हैं, ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, ये सब तमाशा होने की वजह से इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये बिल्कुल बढ़िया वाला सॉलिड है, अच्छा वाला सॉलिड है, और डेफिनेशन से बाहर नहीं जाता, डेफिनेशन पे खरा उतरता है, ठीक है। उसकी सारी बातों को ये फॉलो करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्यूडो सॉलिड नाम हो गया, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। हाँ, ये जो है सुपर कूल्ड लिक्विड, इस वर्ड पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी जब ये लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो सॉलिड स्टेट के थोड़े बहुत टॉपिक के वीडियो में भी डालेंगे, उसके बाद में एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम इस लेसन से कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी नज़र से, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देंगे कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ठीक है। तो भूतिया बंगले में जो कांच होते हैं खिड़कियों में, वो ऊपर पतले नीचे मोटे क्यों होते हैं, इन सब पे भी बात करेंगे, लेकिन समय आने पर, ठीक है। अभी फिलहाल हम जो है कुछ ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह दी गई हैं, तो जरा इनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसमें पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो स्ट्रक्चरल पार्टिकल्स हैं, ये एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं, एक फिक्स ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल में जैसा बनाया वैसे आकर के बैठ गए, नहीं, पार्टिकल एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि भाई ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, और फिर वही ऑर्डर जो है रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से एक फिक्स ज्योमेट्री क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया है, NaCl जो है हम लोग का जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक, एक आयनिक कंपाउंड है, मैंने इसका एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्योंकि NaCl जो आयनिक कंपाउंड है ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल है। अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए आप ध्यान से देखिए, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, या फिर आप वर्टिकल रो में आ जाइए, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, यानी कि एक पॉजिटिव सोडियम आयन, एक निगेटिव क्लोराइड आयन, ये दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में एक के बाद एक करके अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, और ये पैटर्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव, चाहे हॉरिजॉन्टल में देख लो, पॉजिटिव निगेटिव चाहे आप वर्टिकल में देख लो, ये ऑर्डर बराबर जो अल्टरनेट ऑर्डर में है यही रिपीट हो रहा है। तो जिसकी वजह से एक फिक्स जो है रेगुलर पैटर्न है, एक रेगुलर ज्योमेट्री यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है, यहाँ पर फिक्स ज्योमेट्री शो कर रहा है, रेगुलर पैटर्न शो कर रहा है, जबकि जो आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है, इसमें देखिए एक मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल एक डेफिनेट पैटर्न में, एक डेफिनेट ऑर्डर में अपने आप को अरेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे पार्टिकल थोड़ा बहुत एक जैसा पैटर्न शो भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ही दूर तक रहेगा, उसके बाद वो पार्टिकल फिर से इधर उधर बिखर जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा हम एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा कि जिस समय हम लोगों के यहाँ प्रेयर होती है, असेंबली होती है, उसमें टीचर वगैरह सब लाइन वगैरह लगवाते हैं, और आपको देखने को क्या मिलता है कि एक लाइन जैसे 9th क्लास के बच्चों की लगी हुई है, 10th के बच्चों की लगी है, 11th के बच्चों की, 12th के बच्चों की, तो इस तरह से लाइन एक डेफिनेट ऑर्डर में है, ठीक है। अब
यहाँ पे आपको पता है कि इस लाइन में ये लोग हैं, इस लाइन में ये लोग हैं, इस लाइन में ये लोग हैं, बिल्कुल एक एक हाथ के गैप पे खड़े हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेट रो बनी हुई है, सब एक बढ़िया सिंपल सी पोजीशन में खड़े हुए हैं। तो सब कुछ क्या है, सेट है, बढ़िया है। और पूरे ग्राउंड में, पूरे कैंपस में प्रेयर के दौरान जितने भी बच्चे खड़े होंगे सब इसी ऑर्डर में सेट होंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर बिगड़ जाता है कब, जब डिस्पर्सल होती है, मतलब जब आपके स्कूल की छुट्टी होती है, आपने देखा एकदम से जहां बेल लगी सब भगदड़ मच गई। और जो कॉलेज का मेन गेट होगा, उस मेन गेट के बाहर आप देखिए, या फिर अपने जो ग्राउंड है जहां से बच्चे निकल रहे वहां पे भी देख लीजिए, कोई आपको पैटर्न मिलेगा नहीं कि 9th के बच्चे या 10th के बच्चे या 12th के बच्चे, वहां पे फिर एक झुंड तैयार हो जाता है, पूरा एक समूह पूरा तैयार हो जाता है, जिसमें पता ही नहीं चलता कौन 9th कौन 10th। अपने छुट्टी के समय जो है कॉलेज का जो मेन गेट है उसके बाहर देखिए बच्चों को, क्या वहां पे आपको लगता है कि ये 9th के बच्चे, ये 10th के बच्चे, तो सब पूरा एक झुंड तैयार हो जाता है वहां पे जाकर के, ठीक है। तो यही चीज है कि प्रेयर के टाइम जो स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट है वो किस कैटेगरी में आती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और छुट्टी के समय कॉलेज के मेन गेट पे जो एक झुंड लग गया है बच्चों का, जिसमें सब क्लास के बच्चे एक जगह पर जो है मिक्सअप हो गए हैं इधर उधर, तो इस तरह का जो पैटर्न है जिसमें कुछ फिक्स नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, कौन कहाँ पे आके बैठ जाएगा, वो पैटर्न जो है किस कैटेगरी में आता है, अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर रेंज, यानी जो पैटर्न है पार्टिकल्स के अरेंज होने का वो कैसा है, कितनी दूर तक अपने आप को अप्लाई कर पाता है, उसकी रेंज कितनी है। तो देखिए यहां पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, मतलब जो भी आपको एक बल्क सैंपल सॉलिड का दिया गया है, सपोज मुझको एक सॉलिड का यही सैंपल दिया गया था, तो उसमें इस किनारे से आप इस किनारे तक चले जाइए, आपको पूरी रेंज में, ये जितनी भी आपको रेंज यहां पर दिख रही है, इस पूरी रेंज में एक ही जैसा पैटर्न मिलेगा। तो कैसा हो गया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी पूरा ऑर्डर जो है अपने आप को लगातार एक एंड से दूसरे एंड तक रिपीट करता जा रहा है। तो एक लंबी दूरी तक जो है पार्टिकल्स जो है उनका पैटर्न सेम आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जरा आप इसकी देखिए जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल ऊट पटांग तरीके से जिगजैग, टेढ़े मेढ़े, इधर उधर सब भरे पड़े हैं, झुंड बना दिए इन्होंने। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि नहीं पार्टिकल थोड़ा बहुत सेम यहाँ पे दिख तो रहे हैं, तो देखो यहां से यहां तक आपको थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो मिला, ऑर्डर सेम मिला, लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर था वो क्या हो गया, वो हो गया चेंज, ठीक। तो ज्यादा दूरी तक का पार्टिकल के अरेंजमेंट का जो ऑर्डर है, जो पैटर्न है, वो नहीं जाता है। एक छोटी दूरी तक का तो ऑर्डर आपको मिल जाएगा, शॉर्ट रेंज तक तो मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे लंबी दूरी तक वो ऑर्डर आपको रिपीट नहीं मिलेगा। यहां से यहां तक का ऑर्डर देखिए आपको ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन उसके आगे सब टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, छोटी दूरी तक का ऑर्डर भले आपको पैटर्न आपको सिमिलर मिल जाए, उसके बाद सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पैटर्न, और जबकि यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है, नेचर। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर के, और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये होते हैं आपके आइसोट्रॉपिक नेचर के। ये एनाइसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक है। तो ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का खेल क्या है समझिएगा। देखिए कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि एग्जाम्पल, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल जो हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हमने लिए हुए हैं। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में देखने पर प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है। यानी अगर मान लीजिए हम यहां से एक प्रॉपर्टी उठाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और फिर ये जो आपका पैटर्न है इसमें अगर आप एक डायरेक्शन में देखोगे इस प्रॉपर्टी को तो कुछ और वैल्यू, किसी और डायरेक्शन में अगर इसको आप देखोगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। यानी अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू भी डिफर हो जाती है, ठीक है। और
जो आपके अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इसमें क्या होता है कि यही जो प्रॉपर्टीज आपकी हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो, चाहे जिस डायरेक्शन से जाकर के देख लो, आपको प्रॉपर्टी सारी सेम ही मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, समझने का प्रयास करते हैं इसको। सपोज करिए हमारी NaCl की जो एक अरेंजमेंट यहाँ पे हमने बनाई थी बोर्ड पे, इसमें हम दो डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वर्टिकल डायरेक्शन ले ली, ठीक। अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में जरा देखिएगा, इसके डायरेक्शन के इधर साइड में और उधर साइड में दोनों तरफ आपको कैटायन और एनायन अल्टरनेट ऑर्डर में मिलेंगे। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट ऑर्डर में मिलेंगे। लेकिन इसी अरेंजमेंट में, इसी सॉलिड में अगर हम एक दूसरी डायरेक्शन ले लें, ठीक है, पहले मैंने डायरेक्शन ले ली मान लो P Q, और अब किस मैंने डायरेक्शन ले ली R S। तो जरा RS वाली जो डायरेक्शन है इसमें देखिएगा, इस डायरेक्शन के एक साइड में आपको सारे के सारे निगेटिव आयन मिल रहे हैं, जबकि इस डायरेक्शन के इस साइड में आपको सारे के सारे पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा देखो आपको चेंज मिल रहा है कि आप उसी लेटाइस में, उसी अरेंजमेंट में वर्टिकल डायरेक्शन अगर लेते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको इधर उधर दोनों तरफ कैटायन एनायन अल्टरनेट ऑर्डर में मिलते हैं। लेकिन अगर उसी अरेंजमेंट में आप अगर कोई डायगोनली तिरछी लाइन अगर ले ले, तिरछी डायरेक्शन अगर ले ले, जैसे कि ये RS वाली है, इस डायरेक्शन में ले, तो आपको अल्टरनेट ऑर्डर में नहीं बल्कि एक साइड में सारे कैटायन, एक साइड में सारे एनायन, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे काटा तो अलग तरह के पार्टिकल का अरेंजमेंट मिला हमको, ऐसे काटा तो अलग तरह के पार्टिकल का अरेंजमेंट मिला। तो अलग अलग डायरेक्शन में काटने पर हमको अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट शो हो रहा है, जिसकी वजह से एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही सॉलिड के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो करती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है, सब ऊटपटांग तरीके से पार्टिकल भरे हुए हैं। तो जब ऊटपटांग तरीके से पार्टिकल भरे हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे ऐसे 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 कैसी भी डायरेक्शन में आप चेक कर लोगे, आपको एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक जैसी ही मिलेगी। तो अगर रीजन पूछा जाता है तो रीजन क्या है, यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक जो नेचर इसका है वो अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अलग अलग तरह के पार्टिकल अरेंजमेंट की वजह से है, और यहाँ पर जो आइसोट्रॉपिक नेचर इसका है वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके का पैटर्न जो मिल जाता है हमको उसकी वजह से है। ठीक है, ये कुछ इसी तरीके से जैसे कि आपको भी मैंने बताया था कि असेंबली में अगर बच्चे खड़े हों और बिल्कुल डेफिनेट ऑर्डर में खड़े हों, सही तरीके से 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, बिल्कुल इस तरीके से सारे बच्चे खड़े हों, जैसा कि आपको यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न दिखाया जाता है। तो देखिए, अब हम अगर मान लीजिए ये इस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, हम यहाँ पर कहीं बीच में खड़े हो गए और हमने सामने देखा, तो मुझे अपने इस साइड में लाइन में सब मान लीजिए 10th के बच्चे दिख गए, और इस साइड में लाइन में सारे के सारे हमको 11th के बच्चे दिख गए। लेकिन अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर दें और आकर के यहाँ से देखें, जैसे तिरछा देखें, तो अब मुझको इधर वाली लाइन में इस तरफ को अलग अलग क्लास के बच्चे दिखने लगेंगे, और अपने लेफ्ट हैंड में अगर हम इस साइड में देखेंगे तो हमको अलग अलग क्लास के बच्चे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि बच्चे उसी तरीके से खड़े थे, पर हम पे डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाकर के असेंबली में बच्चों को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पर। ठीक है, और छुट्टी के समय डिस्पर्सल के टाइम गेट पर भीड़ बहुत तेजी से हो गई, सब झुंड बन गया, इधर उधर सब भर गए। अब हम चाहे यहाँ से खड़े होकर देखें बच्चों को, इधर भीड़, इधर भीड़, इधर क्लासेस का मिक्सचर, इधर अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स का मिक्सचर। अगर हम इधर से आकर खड़े होकर के देखें तो भी हमको क्या दिखेगा कि अलग अलग क्लास के बच्चों का झुंड इधर है, अलग अलग क्लास के बच्चों का झुंड इधर है, अलग अलग क्लास के बच्चों का झुंड इधर है, तो सब एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4th नंबर पे हमारी दी गई है मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिक्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो बॉयल होने लगता है या मेल्ट होने लगता है,
तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर कंसीडर किया गया है। जबकि आपके जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या हीट ऑफ फ्यूज़न वगैरह जो है ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, या बॉइलिंग पॉइंट जिस पे कोई भी टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, शार्प होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स और शार्प होते हैं। इनके हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि एक मोल सब्सटेंस को मेल्ट करने में जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इनके सबके लिए फिक्स होता है। जैसे कि नमक, हमारा जो टेबल साल्ट होता है NaCl, ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में ही आता है। इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो जो नमक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 1465 डिग्री सेल्सियस। फिक्स है, 1465 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, 801 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स है। जैसे कि आपका आयरन, लोहा जो होता है, लोहा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1510 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इनके सबके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब फिक्स होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देने पे ये मेल्ट होते हैं या बॉयल होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, एक रेंज होती है, फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है मेल्टिंग का या बॉइलिंग का, एक रेंज होती है कि इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर के बीच में जो है ये लोग अपना मेल्ट होना वगैरह शुरू करते हैं। जैसे आप किसी टायर को देखो, टायर जो होता है वो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। अगर आप किसी टायर को जलाओगे तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता नहीं है, बल्कि आप जो टायर को जलाते हो तो एक ही समय पर उसका कोई हिस्सा है जिसमें से वेपर उठ रही, धुआं उठ रहा है, कोई हिस्सा है जो पिघल रहा है, कोई हिस्सा है जो जल रहा है। पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे एक जैसा वर्क नहीं होता। जैसे कि ग्लास, इसका एग्जांपल है ग्लास। तो ग्लास जो है 1400 डिग्री सेल्सियस से और करीब 1700 या 1710 डिग्री सेल्सियस की रेंज में जो है वो मेल्ट होना शुरू करता है। इसमें स्पेशली एक जो SiO2 है, जो सिलिका ऑक्साइड, ये सैंड होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाने पे ये पिघलना शुरू करता है और लगभग 1700 या 1710 डिग्री सेल्सियस की रेंज तक पहुंचते पहुंचते ये मेल्ट ही होता रहता है। एक लंबी सी रेंज होती है जिसके बीच ये मेल्ट होता रहता है। तो इसमें शार्प पॉइंट दिया होता है, इसमें अनफिक्स्ड पॉइंट होता है, एक रेंज होती है कि इतने से लेकर के इतनी रेंज के बीच में ये मेल्ट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में बात कर लेते हैं क्लीवेज की। तो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसको अगर आप कोई धारदार चाकू लेकर के काटोगे तो जिस जगह से आप काटोगे वहां पर जो सरफेस निकलेगा वो बिल्कुल स्मूथ चिकना निकलेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसको कट करने में हमको एक स्मूथ चिकना एक क्लीन सरफेस नहीं मिलता। कूलिंग कर्व इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कूलिंग कर्व क्या होता है देख लीजिए। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका कूलिंग कर्व हमको मिलता है कैसा, डिसकंटिन्यूअस। जबकि हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, इनका जो कूलिंग कर्व होता है ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हम एग्जाम्पल में H2O को ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे पानी से बनी हुई भाप, तो मान लो हमारे पास पहले जो है स्टीम है, स्टीम यानी भाप। अब हमने उस भाप को ठंडा करना शुरू कर दिया, तो पहले भाप जो थी उसका कुछ हाई टेम्परेचर होगा। उस हाई टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता गया, भाप का टेम्परेचर जो है हमने उसको ठंडा करना शुरू किया, तो जैसे जैसे भाप का टेम्परेचर लो होता गया, समय गुजरता जा रहा है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है। तो ये देखिए ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ, लेकिन एक टाइम फिक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो और यहाँ पर कुछ ज़्यादा मान लो है 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, करीब 130 डिग्री सेल्सियस।
तो 130 से टेम्परेचर कम होते 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 जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाने पे अब टेम्परेचर में चेंज होना बंद हो जाएगा। अब टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम जो है बढ़ रहा है इसलिए ग्राफ इधर को जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए अब ये टेम्परेचर ना इधर को ग्राफ ऊपर उठ रहा है ना नीचे की तरफ उठ रहा है, ग्राफ वहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन जितनी देर तक ये ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उतनी देर तक सारी की सारी भाप जो होगी वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, और ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। जब सारी की सारी स्टीम लिक्विड में चेंज हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर फिर से डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर फिर से डाउन होने लगा। तो अब टेम्परेचर डाउन होते 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 एक समय और आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा तब ये टेम्परेचर फिर से फिक्स हो जाएगा। अब समय बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये ग्राफ की लाइन आगे बढ़ती जा रही है, पर ना तो ये ग्राफ की लाइन ऊपर जाएगी ना नीचे, क्योंकि टेम्परेचर ना तो ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो गया। और फिर से कांस्टेंट तब तक हो जाएगा जब तक कि सारी की सारी लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट ना हो जाए, बर्फ में ना जम जाए। जब ये बर्फ में सारी की सारी लिक्विड जो है, जितना भी लिक्विड था, जितना भी पानी था, वो सब बर्फ में जम जाएगा। उसके बाद भी अगर आप ठंडा करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर फिर से डाउन होने लगेगा, और मान लीजिए ये -10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर फिर से नीचे होने लगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि स्टीम जो है वो पहले तो उसका टेम्परेचर गिरता रहा, लेकिन उसके बाद एक समय 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और तब तक कांस्टेंट रहा जब तक सारा का सारा स्टीम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया। उसके बाद में लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर फिर से गिरने लगा, और तब तक जो है गिरता रहा जब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं आ गया, क्योंकि हमको मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी क्या होता है, बर्फ में जम जाता है। तो जब तक सारी की सारी बर्फ नहीं जम जाती तब तक ये टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ग्राफ वहीं पे कांस्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद जब सारी बर्फ बन जाएगी तो टेम्परेचर फिर से डाउन हो जाएगा। यानी बार बार आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकिंग आ रही है, ये जो कर्व है इसमें बार बार ब्रेकिंग आ रही है, रुक रुक के कर्व चल रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कर्व। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको अगर आप किसी कोई एक अमॉर्फस सॉलिड आपने ले लिया, जैसे प्लास्टिक है या कांच है, और आपने उस प्लास्टिक या कांच को पहले तो पिघला दिया, और जब पिघला दिया अब वो पिघली हुई जो मेल्ट आपकी जो अमॉर्फस सॉलिड है, कांच या प्लास्टिक जो भी है, उसको आपने फिर से ठंडा करना शुरू कर दिया। तो जब आप उसको ठंडा करोगे तो उसको ठंडा करते 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 टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, समय चलता रहेगा, टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, कोई ऐसी टाइमिंग नहीं आएगी जब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या रुकेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें लगातार टेम्परेचर गिरता जाता है या फिर लगातार टेम्परेचर उठता जाता है। तो इसका कूलिंग कर्व होता है डिसकंटिन्यूअस, इसका कूलिंग कर्व होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बात समझ में आई। चलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल क्या हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनके एग्जांपल क्या हैं। तो जी इनके जरा हम थोड़ा जो है एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट पोर्शन में जो है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के थोड़े से एग्जांपल जो है इनको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड या एलिमेंट के एग्जांपल कॉपर है, सिल्वर है, आपका गोल्ड है, Fe है, ये सब हो गए। आयनिक सॉलिड में जैसे आपका NaCl मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। कोवेलेंट सॉलिड में डायमंड, ग्रेफाइट। मॉलिक्यूलर में आइस है, शुगर है, C12H22, O11, CO2 है। और जो आपके सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं यानी कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं, इसमें आपके प्लास्टिक है, वैक्स है, जो आपके वुड है, ग्लास, रबर वगैरह, ये सब हो। ये टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए, सब इजी है। जय हिंद।